कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से मंच से जुड़े आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, वे खुद इस कहावत की सच्ची मिसाल हैं। जिंदगी की तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने कभी हार नहीं मानी, न केवल दूसरों के लिए रास्ता बनाया वरन दूसरों को राह भी दिखाई। आज हम मिलने जा रहे हैं उदयपुर राजस्थान से एक मशहूर शख्सियत श्री दीपक दीक्षित जी के साथ, और इससे पहले कि हम रूबरू हों, आइए देखते हैं उनके परिचय का एक वीडियो। नसीरुद्दीन शाह के साथ पनाह, अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी और अजय देवगन के साथ बेदर्दी जैसी फिल्मों के जरिए अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। टेलीविजन धारावाहिक क्या हाल मिस्टर पंचाल, संजोग और भोर को आना ही होगा में अपने बेहतरीन अभिनय के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। अभिनय और कला के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 1985 के नंदीकर मेगा फेस्टिवल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नारायण स्वामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले 21 वर्षों से आप पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर से जुड़े हैं और बागोर की हवेली में दैनिक लोक सांस्कृतिक संध्या धरोहर की प्रस्तुति के जरिए दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध विरासत से रूबरू कराते हैं। श्री दीक्षित ने मेवाड़ी लोक अनुष्ठान गवरी को प्रदर्शित करने में भी सराहनीय कार्य किया है। मात्र 7-8 साल की उम्र से अपने कला जीवन की शुरुआत करने वाले रंगकर्मी एवं कला के सच्चे उपासक की ये कला यात्रा आज भी अनवरत जारी है। आइए स्वागत करते हैं दीपक दीक्षित जी का। प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। This award goes for excellence in rejuvenating Rajasthani folk art, culture and theatre. Dharohar folk dance से I would like to request Mr. Deepak Dikshit to join us on the stage.
आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शाम है ये, इसका आगाज करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और सच बताऊं तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज सभी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे आज के मेहमान श्री दीपक दीक्षित जी का। और आइए अब हम मिलते हैं साक्षात दीपक दीक्षित जी से। नमस्कार दीपक दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मधु देवी, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह की इस 31वीं कड़ी में गुलमोहर के आंगन में। बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ यह मुलाकात करके। और मैं जानती हूँ आज समय मुझे बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि आपको इतना कुछ है जो मुझे जानना है आपसे। तो चलिए हम आज की बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, आपके बचपन और परिवार के बारे में बताएं। साथ ही में मैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको अभिनय का शौक कब और कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल मैं एक्चुअली मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली, और कथा और अनुष्ठान ये सब होते रहते हैं। जी तो मैं जब बचपन से बड़ा हो रहा तो पूरे पारिवारिक संस्कार संगीत के माहौल में थे। हम 9 भाई बहन हैं और माता पिता और कजिन्स सब मिला के पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग, आज जी से 30-40 पहले। तो सभी में कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं। तो भाइयों बहनों से सीखते हुए मेरी माँ का गला भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाती थी वो भजन वगैरह, जो हमारे सामाजिक गीत होते हैं, गरबा वगैरह, वो सब अच्छा गाती थी। तो शायद कुछ जीन्स माता पिता से आए, कुछ सीखने को हमारे सिबलिंग से मिला, और सब कुछ उनसे सीखते हुए बड़ा हो रहा था। तो ये पता नहीं शौक है कि नहीं, लेकिन मैं शुरू से कर रहा, मुझे पता नहीं कब से मैं कर रहा हूँ। जी फिर हमारे भतीजे भांजे सब, हम जॉइंट फैमिली होती थी, कभी कभी हम उनको अभिनय से डराते थे। उनको अजीब सा मेकअप, हमारे घर में जो महिलाओं का सामान पड़ा होता उससे मेकअप करके, काजल, लाल नेल पॉलिश से सबको डराते। कुछ ऐसा गेम करते जैसे युद्ध हो रहा है, कृष्ण और अर्जुन गीता पाठ कर रहे हैं, वैसे वैसे हम एनेक्टमेंट करते रहते थे बचपन में। जी तो इस तरह से शौक लगा। और जब मेरे जो भाई बहन इमीडिएट बढ़े तो वो स्कूल कॉलेज में मोनोक्टिस करते थे, एंड दे यूज्ड टू रिहर्स बिफोर मी। जी तो मैंने ये अजीब चीज है, ये सब नकल करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनको देख देख कर मैं आई यूज टू कॉपी देयर में, और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर बड़े हो रहे थे तब फिल्मी दुनिया, उस वक्त आज से 30-40 साल पहले तो एक अलग ही क्रेज था। जी ना कोई मोबाइल थे, ना कोई ऐसा कोई एंटरटेनमेंट था, तो नाटक वगैरह यही थे। तो फिल्म हम कभी देखने जाते तो उस दौर में जो राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन जी, उनका दौर था, तो उनको देखते देखते बड़े हुए हम। तो हमारे जो बचपन के जो एनेक्टमेंट होते थे उसकी तुलना हम उन हीरो से करके तो अच्छा लगता था। फिर इस तरीके से मैं अभिनय में रुचि हुई। जी बचपन जी से मेरे भाई बहनों को देखते हुए मैंने ये सीखा। जी जी। तो आपने कौन कौन से नाटक किए हैं, और आपका सबसे जो प्रचलित नाटक और उन में सबसे प्रिय पात्र कौन सा रहा। और वैसे स्कूल में मोनोक्टिंग करते हुए जी तब तक नाटक से मैं अनभिज्ञ था कि नाटक क्या होता है, ये विधा क्या होती है। लेकिन जब 12th स्टैंडर्ड में जब टूर्नामेंट्स होते थे जी तो मैंने एक मोनो एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया था, एकाभिनय जिसको बोलते हैं। जी तो उसमें मेरे कॉलेज में फर्स्ट नंबर आया था। और यहाँ के बहुत एक बड़े डायरेक्टर थे, नाट्य निर्देशक
श्रीमान कयूम अली बोरा जी, तो वो एज ए जज वहां आए थे कॉलेज में। जी तो उन्होंने देखा कि भी मैं अभिनय कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे पहले नाटक में चांस दिया, किसी के माध्यम से बुलवा कि उस बच्चे को बुलाओ। तो माय फर्स्ट प्ले वाज पंडित मोटे राव। जी तो उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा सीखते गए, बढ़ते गए, नाट्य विधा के बारे में जानते गए। वो जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे उनसे मिलना हुआ, और यहाँ पे एक और डायरेक्टर थे मिस्टर रिजवान जहीर उस्मान, जी उनके साथ धीरे धीरे कुछ मेन लीड रोल करने लगा मैं। जी और वो कई बार मुझे देखकर भी कई कैरेक्टर्स लिखते थे। तो 2-4 साल में थोड़ा थोड़ा कुछ आने लगा, जी और बिल्कुल नाटक में रम सा गया मैं। नाट्य विधा ही ऐसी है, तो उसके जी। अंदर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो भाग्य से 1984 में यहाँ देश के बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं श्री भानु भारती जी। जी बहुत भारत में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उनका उदयपुर आना हुआ। तो रिजवान जहीर उस्मान जिनके साथ में यहाँ स्थानीय जो नाटक करता था, तो उन्होंने बताया कि इनसे मिलो, इनसे जाके सीखो क्या है। जी तो वो एक प्रोजेक्ट, एक पूरे सर्वभाषी नाट्य समारोह होता था पहले। तो वेस्ट जोन, पश्चिम क्षेत्र जो परिवेश है पूरा भारत का, तो उसका भाषी नाट्य समारोह में एक प्ले किया था पशु बैग। जी तो वो भानु जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें मुझे एक रोल मिला था। तो वो था काफ का, गाय के बछड़े का रोल था। जी अच्छा क्योंकि हाँ, तो हम इतने बड़े नहीं थे, तो मैं कहा नहीं नहीं, ये गाय का रोल का बच्चा मैं रोल का मतलब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ऐसा हीरो, एक्शन हीरो, ये एक्टिंग होती है। जी हम बच्चे थे, समझ में नहीं आता था। फिर जैसे जैसे घुसते गए अंदर, और गाय का रोल मैंने किया, डायरेक्टर ने भी अप्रिशिएट किया, दर्शकों ने भी अप्रिशिएट किया। और 1984 में फर्स्ट टाइम गोवा में इसका शो हुआ था। जी तो काफी अच्छा रहा था वो यहाँ पर एक हमारी नाट्य विधा है आदिवासियों की, भील आदिवासियों की, जिसे गवरी बोलते हैं। जी उस गवरी के ऊपर मैंने फिल्म ही बनी हुई है, द रिचुअल्स करके, जी उस पर बेस्ड था। और केरला के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं के.एन. पाणिकर साहब, जी उनका लिखा हुआ था। और हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं दीपक जोशी जी, उन्होंने उसको मेवाड़ी में ट्रांसलेट किया था। मेवाड़ी हमारी यहाँ की जो महाराणा प्रताप का जो ये है ना एरिया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जी ये मेवाड़ कहलाता है, जी उसकी भाषा में ट्रांसलेट था। और ठेठ गांव से आदिवासियों को लाकर उनके साथ हमारे निर्देशक जी ने ये नाटक तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि 1985 में जब इसका शो कलकत्ता में हुआ था, तो मैं अपना आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। मैं कहा मेरे गाय के बच्चे का रोल है, और उसमें डायलॉग एक ही था। जी तो मैं तो जैसे ही नाटक कंप्लीट हुआ, मैं विंग्स में चला गया वापिस। लेकिन बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए मेरा नाम पुकारा गया। गाय मैं के तो बच्चे आई के वाज नॉट रोल के एक्सपेक्टिंग लिए इट कि मैं कहा एक डायलॉग में क्या रोल मिलेगा। जी लेकिन जजेस तो जजेस होते हैं, दर्शक भगवान होते हैं। जी तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वाह और ये अवार्ड मुझे दिया गया था श्री शंभू मित्रा जी ने, जी जो कि पश्चिम बंगाल के बहुत ही महान, एक ग्रेटेस्ट, एक लीजेंड वो रहे हुए हैं। तो मेरा पहला अवार्ड बेस्ट एक्टर का उनके हाथ से मिला, तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। जी उसके बाद उस नाटक में लगभग करीब 125 से 130 उसके शो हुए थे 8-10 सालों में। जी तो पूरे भारत में उसका भ्रमण हुआ था। और इन 10 सालों के अंदर काफी कुछ हमने सीखने को मिला। दूसरे नाटक भी साथ चलते रहे, लेकिन इसके शो हमेशा होते रहे थे। होते रहे जी इसी तरह से एक मेरा शकार नाटक था, वो भी जी। नांदीकर फेस्टिवल में गया था। जी उसके डायरेक्टर लईक हुसैन जी यहाँ उदयपुर के ही हैं, वो थे। वो उसके कई सारे शोज हुए, तो वो भी कैरेक्टर काफी अच्छा था। जी
तो उत्सव फिल्म में शशि कपूर जी ने किया था, शकार था। जी तो उसका जी एक ये था, जो गुजरात के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है हसमुख बाराड़ी जी, जी उनका नाटक था। तो क्योंकि हिंदी में पहली बार हो रहा था और उसके सॉन्ग्स भी मैंने ही कंपोज किए थे, तो मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये अवार्ड नहीं था, लेकिन बाराड़ी साहब, हसमुख बाराड़ी जी ने स्वयं मुझे बोला कि मैंने जो शकार का चरित्र को इमेजिन किया था, उससे कहीं ज्यादा आपने मुझे इस कैरेक्टर के माध्यम से दिया। तो इट्स अ क्या बात वेरी है, बिग कॉम्प्लीमेंट। इट्स तो रियली अ बिग ये मैं एक तरह का कॉम्प्लीमेंट। अवार्ड ही मानता हूँ। बहुत रोचक आपने जो आप बातें हमें बता रहे हैं। और जी कहते हैं ना कि कोई भी कला और साहित्य में जैसे जैसे हम विधाओं के अंदर डूबते हैं, वैसे वैसे उसकी टेक्निकलिटीज़, उसकी सूक्ष्मताओं के बारे में हमें पता चलता है। और कितना कुछ जी सीखने के लिए है, दूर से देखकर हमें पता नहीं चलता कि इतना कुछ डिटेल्स होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो लेखन हो, कोई भी विधा हो, सही कोई बात भी है। विधा हो, कोई भी कला हो। जी, तो आइए मैं एक और वीडियो अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी, ताकि हमारे दर्शक लोग आपकी रंगमंच की अभिनय का कुछ एक छोटी सी झलक मैं उन्हें दिखा पाऊँ। तो जा, चला जा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हो चुका है जो कुछ होना था, पढ़ी जा चुकी है नमाज, दफनाया जा चुका है उसे, मगफिरत मिल चुके उस रूह को, नाजिल होने वाला अजाब तुझ पर। तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ तौबा इस्तिग़फ़ार। बख्शवा ले अपने गुनाह, पकड़ ले उसके रसूल का दामन और सुधार ले अपनी आखिरत। गज़ब, शहंशाह गज़ब किया है तुझसे। मैं खुदाई ताकत से लड़ नहीं सकता, ना ही मैं अपने पीर की कसम तोड़ सकता। ये किस पशु पेश में डाल दिया तूने मुझे? ठीक है, मैं तुझे रास्ता बताता हूं। अल्लाह। जा, अपना फैसला बदल। शहजादे कमर को तख्त व ताज से नवाज, सिपर सालार को बाइज्जत बरी कर, फिर तेरी सल्तनत में वही अमन और चैन कायम हो जाएगा। जा, जा। तक गया अल्लाह। तो ये किस किस नाटक का ये अंश था, मुझे नहीं मालूम है। ये एक नाटक शहर ए मातम नाटक था ये। जी ये लईक हुसैन जी का लिखा हुआ, उन्हीं के द्वारा निर्देशित किया था। इसके भी काफी शो हुए थे जी और ये भी काफी अच्छा प्ले था, एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोगधर्मी नाटक था। जी ये चरित्र भी मुझे काफी पसंद था। जी 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 वकील का एक किरदार था। जी। दीपक जी, हम सभी जानते हैं कि थिएटर में हमेशा लाइव परफॉर्मेंस होती है, और आपके इतने लंबे अनुभव के दौरान क्या कोई ऐसी रोचक घटना घटित हुई जो आपको अभी तक याद है? हाँ, इतने लंबे समय में तो वाकई काफी घटनाएं हुई हैं। कुछ अच्छी भी हुई, थोड़ी खराब भी हुई, लेकिन रिजल्ट सबके अच्छे ही रहे थे। जी अब
ये जो पशु ज्ञाति जो मैं नाटक बोल रहा था, जी उसका यहाँ पे एक शो था, जी बहुत बड़ा। ये लेक पैलेस हमारे यहाँ पे है, एक होटल है ताज की, जी पानी के बीच में उदयपुर में, वहीं पर एक शो था। और चूंकि नाटक में शेक्सपियर जी कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, जी तो ज्यादातर घटना यही है। तो उसी दिन मेरी इस उंगली का ऑपरेशन हुआ था, पट्टी बंध रही थी, लेकिन क्योंकि मेरा मेन रोल था वो गाय वाला, जी तो गाय की जो रस्सी बंधी होती है, तो वो ऑपरेशन की जगह से खींच गई आ वो एक्टर के द्वारा। तो मैं करीब 2 मिनट तक बेहोश हो गया। आई वॉज मतलब जस्ट लाइक फेंट। और चूंकि वो सीन बैठे हुए था तो लोगों को लगा कि मैं सो रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर भानु जी भी चिंतित हो गए, को एक्टर भी चिंतित हो गए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड का सीन था, तो करीब 1.5 मिनट तक मैं बेहोश रहा। और अचानक मुझे थोड़ा होश आया, मैंने कहा लाइट वगैरह, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, फिर वापस कंटिन्यू करने लग गया। एक तो क्या ये बात घटना है, याद। क्या बात है। और मैं एक बार बॉम्बे से आया था ऐसे ही, क्योंकि उदयपुर मेरा ये जन्मस्थली है, बॉम्बे कुछ शूटिंग वगैरह में गया था मैं। तो हमारे उस्मान जी एक नाटक कर रहे थे, दादा धमाल। जी ये हमारे सीनियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के महेश जी करके थे, जी महेश नायक। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका मेन रोल था। मैं ऐसे ही रिहर्सल देखने वहां पे गया हुआ था। जी बैठते इसके साथ समय गुजारते, तो 3-4 घंटे वो नाटक देखा। और उसी रात को महेश जी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था। वो ज्यादा चोट लगी थी, उनके सिर पे भी लगी थी, हाथ पे भी लगी थी, और ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म। जी तो हमारे निर्देशक जी उस्मान जी ने बोला कि अब ये रोल तुझे करना है। मैं खाली ऐसी रिहर्सल देखने आया था। जी और मधु जी दूसरे दिन उस नाटक का शो था, तो करीब 24 घंटे तक मैं वहीं रहा। मैं सारे क्रूज, हमारे डायरेक्टर वगैरह एक्टर्स वहीं रहे। रात भर में डायलॉग याद किए, और जो ब्लॉकिंग होती है नाटक की विधा है, कहाँ से कहाँ जाना, वो भी उन्होंने ओरली मतलब मौखिक रूप से समझा दिया। और दूसरे दिन वो नाटक हुआ और अच्छा हो गया। जी मेरे मन में बहुत डर था कि एक दिन में डायलॉग याद करना विदाउट ब्लॉकिंग, विदाउट एनी रिहर्सल विद द को आर्टिस्ट। जी पर चूंकि वो रंगमंच हम वहां करते रहते थे लोक कला मंडल में, जी तो हमें याद है, लेकिन दर्शकों को पता नहीं चला। तो ये एक बड़ा अजीब रहा। लेकिन हमारे जो नाटक के यहाँ के लोग थे, उनको लगा कि गजब हो गया कि ये वो कैरेक्टर तो ये महेश जी करने वाले थे। फिर बाद में लोगों को पता चला कल एक्सीडेंट हो गया था और अचानक मुझे करना पड़ा, और वो नाटक अच्छा हो गया। ये भी एक सच, घटना है। क्या बात है, और क्या इसी बात है, तरह मैं बहुत। ये एक शकार नाटक में जो बोल रहा हूँ, जी उसमें भी मैंने बॉम्बे में घुटने का ऑपरेशन हुआ था, ऑर्थोस्कोपी हुई थी। जी और उसका चूंकि दूरदर्शन पे उसका शूट था। अब उस वक्त तक मैं क्या, कुछ फिल्मों में ऐसे मैच आ चुका था, लेकिन हमारी टीम के कई ऐसे नए सदस्य थे जो, उनको बच्चों को क्रेज होता ना कि भाई हम भी टीवी पे आएंगे। अब चूंकि उसकी डेट्स जो थी, उन दिनों मेरे घुटने का ऑपरेशन हो चुका था, जी ऑर्थोस्कोपी हुई थी। वो ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था आप कुछ चलो फिरो। तो बड़ी मुश्किल उनको समझाया, डॉक्टर को कन्विंस किया कि डॉक्टर साहब ये शो है और शूट है, करीब 30-35 लोगों की कास्टिंग है, तो सबका दिल टूट जाएगा। जी तो जैसे तैसे परमिशन लेके आई केम बैक टू उदयपुर। जी फिर हमारे डायरेक्टर है लईक हुसैन जी, उन्होंने कहा इस कैरेक्टर को हाथ में लकड़ी दे दो। वो ओरिजिनल शो है, उसमें लकड़ी नहीं थी, बट आई टुक ए स्टिक, और उसके सहारे मैंने पूरा नाटक किया। वाह लेकिन फिर भी एक एपिसोड में चक्कर खा के मैं गिर गया, जी और हॉस्पिटल ले गए मुझे। ये जयपुर की घटना है। जी तो दूरदर्शन की शूटिंग थी, तो शूटिंग रुकी, और पूरा हॉस्पिटल में 1-2 घंटे रह के वापस मैंने वो उसका एपिसोड पूरा किया। अरे वाह, तो ऐसी कई बहुत। घटनाएं होती हैं, तो ये जी 2-3 जी जी रोचक थी इसके। जी अ, अ,
दीपक जी, इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, फेसबुक पर हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं और मैं सभी का नाम लेना चाहूँगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं जैमिनी पंड्या जी, कृष्णकांत पंड्या जी, डॉक्टर तारा दीक्षित जी, विनीता शर्मा जी और मेरे जो कविता के गुरु हैं मनोज जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये आज के। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इन सभी का आशीर्वाद है। वो आपने कृष्णकांत जी का नाम लिया, उनका जिक्र भी आएगा अभी। जी तो जी उनके साथ भी मैंने काफी काम किया है। जी। और मनोज जी को, सभी को मेरा प्रणाम। और सभी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं अभी और जो बाद में भी देखेंगे, सबको मेरा प्रणाम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे लिए समय निकाला है। जी। अपने गुरुदेव को मैं भी प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ नरोत्तम शर्मा जी जुड़े हैं, विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, सोमशेखर व्यास जी जुड़े हैं, सरोज उपाध्याय जुड़ी हैं, वेदिका दीक्षित जुड़ी हैं, गीता शर्मा, हिमानी जोशी, चित्रा व्यास, प्रमिला शरद व्यास, मुद्रा जोशी, भारती जोशी, वाणी भट्ट, सिंगर मरीषा दीक्षित, कन्हैया भट्ट, अनिल दुआ जी, सोमशेखर व्यास जी, नीता जोशी जी, वाणी भट्ट जी, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और हृदय तल से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि अपना इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। और आप हैं तो हम हैं। हमारे कार्यक्रम की सफलता आपकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रोता लोग अपना समय निकाल के देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हजारों कलाकार हजारों हैं जी लेकिन ये अपना प्रेम और आशीर्वाद दे के हमें सुन रहे हैं, तो इसलिए हम इन सब का ऋणी मैं भी हूँ। जी सभी को जी धन्यवाद। जी। दीपक जी, आपने न केवल अभिनय किया, आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को अभिनय सिखाया भी है और आपने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन भी किया है। आपका ये अनुभव, शिक्षक का और निर्देशक का अनुभव आपका कैसा रहा? इसमें ज्यादा वैसे फर्क तो नहीं होता मधु जी, जी लेकिन नाट्य विधा है, क्योंकि अगर हम अकेला कोई अभिनय कर रहे हैं जी तो उस वक्त हमें सिर्फ हमारे चरित्र के बारे में सोचना है, जी हमारे कैरेक्टर पर ही काम करना है, यानी इंडिविजुअल हम हमारे मस्तिष्क में जो चल रहा है वो हमारी बॉडी के साथ करना है। जी लेकिन जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो उस वक्त थोड़ा अंतर होता है। जी तो हमें हर चरित्र के बारे में सोचना है और हर व्यक्ति की सीमाओं के बारे में सोचना है, कौन किस सीमा तक कर सकता है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, उसको उभारने की हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो एक निर्देशक की जो आंख होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है और उस वक्त हमें चारों तरफ नजर रखनी पड़ती। आंखें दो हैं लेकिन विचारों से देखते हुए, मस्तिष्क में दूसरों की क्या सीमाएं हैं वो सब देखते हुए, स्क्रिप्ट में क्या डिमांड है और जो मंचीय मजबूरी होती है, जो स्टेज कंपल्शंस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जी तो ऑफ कोर्स ये बहुत एक एक्टिंग से भी ज्यादा कठिन काम है निर्देशन का, जी क्योंकि एक्टिंग में आप सिर्फ अकेले आपके जो विचार है वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं जी आपके शरीर के माध्यम से। लेकिन दूसरे जब डायरेक्शन देते थे हमारे विचारों को दूसरों के अंदर बीजारोपित करके उनके माध्यम से अभिनय कराना, जी ये भी एक थ्रिलिंग है, कठिन है, लेकिन अच्छा मजा आता है। जी जी तो बिल्कुल खास सही तौर से कहा। मैंने काफी बच्चों के साथ काम किया, लगभग आप समझ लो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दमन, सिलवासा, दीव, यहाँ के लगभग करीब 100-150 स्कूलों में मैंने 20-25 हजार बच्चों को मैंने थिएटर का प्रशिक्षण दिया हुआ है। एक छोटा कोर्स बच्चों के लिए बनाया था ताकि उनको थिएटर में रुचि जगे।
जी नाट्य विधा में उनकी रुचि जगे, फिर तो आगे वो पढ़ेंगी, जैसे जैसे उनकी रुचि जगेगी आगे बढ़ते जी जाएंगे। तो हमारा ये काम था कि जब मैं यहाँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में सर्विस करता था एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, तो जगह जगह हम जाते थे, स्लम एरिया में भी जाते थे। मुंबई स्लम फेस्टिवल किया था हमने जी की तरफ से। तो मुंबई के सभी स्लम इलाकों में, इवन धारावी में भी हमने कई नाटक सिखाए। जी 10-10 दिन का कैंप होता था, जगह जाके उनका तैयार करवा के उनका स्टेज पे उनका शो कराते, ताकि जी उनका मनोबल बढ़े, उनके थिएटर के प्रति उनकी जागृत अवस्था आए कि नहीं, नाट्य विधा भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से जब ये काम किया तब मुझको खुद को मजा आने लग गया कि बच्चे तैयार हो रहे हैं। तैयार। तो यहाँ एक स्कूल था, द स्टडी अभी भी है। जी तो वहाँ एक मैडम थे, वहाँ के प्रिंसिपल मैम, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आप नाट्य विधा से सिखाइए। जी वहां से शुरू हुआ, फिर उदयपुर के लगभग सारे स्कूल्स में ये कोर्स शुरू किया सबका। जी हालांकि वीकली होता था, सप्ताह में एक दिन, लेकिन नाट्य विधा से क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाता है। जी इसलिए उस जगह को लेके कई स्कूल्स यहाँ पे, सेंट्रल स्कूल हैं, ये केंद्रीय विद्यालय हैं, आलोक स्कूल है, जी जहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये रंगमंच विधा सिखाई जाए, जी जो उनकी एजुकेशन और उनकी मेमोरीज में उनका अच्छा हेल्प करती है। क्योंकि इसके अंदर रूप कुछ से। थिएट्रिकल एक्सरसाइज भी होते हैं। तो लगभग 25-30 हजार बच्चों को मैंने सिखाया हुआ। अरे तो एक वाह। बड़ा फीलिंग है। जी निश्चित रूप से। और कहते हैं ना, कुछ भी आप जब दूसरों को सिखाते हैं उसमें जो मज़ा आता है वो उसका आनंद अलग ही होता है। और मैं ये बात, एक अलग संतोष मिलता है। जी 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 जी, सही क्योंकि बात है मैं भी कि शिक्षिका रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि बच्चों को और या किसी को भी कुछ सिखा के जो संतोष का भाव मन में आता है, उस वो कुछ और करके खुद करके शायद नहीं आता है उतना। एक कला और विद्या यही सरस्वती है, और सरस्वती का यही वरदान है कि जो खर्चे त्यों तो बढ़े। जी जितना बिल्कुल। बांटेंगे हमारे अंदर ही खुद ज्यादा बढ़ेगा। जी तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह से 32 साल से में यहाँ CCRT होता है, दिल्ली इसका हेड ऑफिस जी होता है, जी केंद्रीय सांस्कृतिक प्रशिक्षण स्रोत। जी उसमें भारत देश से, कभी कभी विदेश से भी आते हैं जी टीचर्स आते हैं। जी तो 32 वर्षों से मैं उनको ये नाट्य विधा से उनको परिचित कराता हूँ कि एजुकेशन में थिएटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए। किया जाए। तो इसका एक कोर्स बना हुआ है, जी 3-4 पीरियड्स का। तो वो जब जब भी यहाँ पे लोग आते हैं इस प्रशिक्षण केंद्र में, CCRT में, तो वहाँ हमें अवसर दिया जाता है और हम उन लोगों को सिखाते हैं। तो 32 साल में लगभग आप समझ लो कि 35-40 हजार शिक्षक लोग भी ये इस विधा का कुछ अंश लेके गए हैं हमारे माध्यम से। तो जी ये भी बड़ी संतुष्टि होती है, और आज भी वो लोग जुड़े हुए हैं। जी जी। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं एक और वीडियो अब अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। ये कबार अपना। अरे यार, अरे क्या नाम है तेरा यार? मांगीलाल। पूरा नाम बोलना, मांगीलाल घड़ेपड़। अरे नाम के आगे तो बापू का नाम लगाते हैं, वो मेरे बापू का नाम है। वो जिंदा है क्या? नहीं, स्वर्गवास हो गया उनका। तो इन कलाकारों के रंग में रंग कर शांति पहुंचा रहे हो उनकी आत्मा को। अरे घड़ेपड़, आगे का भी कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ सोचा है। क्या? अभी तो बापू का गण माल पड़ा है, और बाद में जब मेरा बेटा पैदा होगा ना, तो वो कमा के खिलाएगा। वाह वाह, क्या उच्च विचार है। बाबू भाई, मैं फोन कर लेता हूँ। ये खबरदार, अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो
लड़कियों से चक्कर चलाता है, वो भी मेरे फोन से फोकट में। अरे बाबू भाई, अगर इसका कोई चक्कर चल गया तो फायदा भी तो आप ही का होने वाला है। फायदा मेरा कैसे? ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो नौकरी करती हो, माल लाती हो। वाह। जी, तो अभी हमने देखा वो बेदर्दी फिल्म का। अजय देवगन। जी जी। जी जी। तो आप कृष्णकांत जी पंड्या की फिल्म है ये। जी जी, थिएटर से फिल्मों का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? आपने कौन कौन सी फिल्में की, किन कलाकारों के साथ काम किया और उनके साथ रोचक यादें हों तो बताएं। और ये कृष्णकांत जी के साक्षात्कार के समय ही आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे आपसे ये साक्षात्कार प्रेरणा भी मिली थी। तो मैं जानती हूँ ये कृष्णकांत पंड्या जी की फिल्म है बेदर्दी, बेदर्दी है ना? हाँ हाँ, जी। बेदर्दी फिल्म। तो अजय जी देवगन थे बताइए। उसमें, उर्मिला मातोंडकर, जी किरण कुमार जी काफी जी अच्छे, रीना राय जी काफी, नसीरुद्दीन में भी थे। जी बहुत अच्छी फिल्म थी ये। जी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा मैम, मुझे पुरानी याद आ गई। जी अब चूंकि हम घर पे बच्चों को डराते, मॉनिटरिंग करते, नाटक विधा के बारे में नहीं जानता था लेकिन चलता था। लेकिन कृष्णकांत जी ये रिलेशन में लगते हैं जिया जी। जी तो ये घर आते रहते थे। जी और ये उस वक्त इस्माइल शौक बहुत फेमस डायरेक्टर है जिन्होंने कई फिल्में, थोड़ी सी बेवफाई, बुलंदी, पुलिस पब्लिक, काफी फिल्में बनाई। जी वो उन्होंने गोविंदा को लेकर नई फिल्म एक अनाउंस की थी, लव 86। जी और भाग्य से क्या हुआ कि उस वक्त ही कृष्णकांत जी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनके। जी और मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था सेकंड ईयर में। जी अब इतना शौक था मेरे को कि उस वक्त टेलीफोन थे नहीं, जी इवन ये लैंडलाइन भी नहीं थी, हमको लैंडलाइन के लिए डाकघर में जाना पड़ता था, जी तब बात होती थी। जी तो एक दिन एग्जाम के दिन थे हमारे, और एक टेलीग्राम आता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर कैरेक्टर डबल रोल इन फिल्म लव 86। अरे वाह। कृष्णकांत जी का टेलीग्राम मेरे पास आज भी संभला हुआ है। जी अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। तो और क्या चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। मैं एक्टिंग कर ही रहा था जी और थिएटर भी सीख ही रहा था, लेकिन किसी को रोल मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। वो निश्चित एक्चुअली रूप ये से। था कि ये पशु गायत्री जो नाटक था मैम हमारा, जी उसका पृथ्वी थिएटर में भी शो हुआ था। अरे वाह। पृथ्वी थिएटर में चार मीनार फेस्टिवल होता है, अभी भी होता जी होगा शायद। जी तो उसमें 2-3 बार हम भानु जी के नाटक लेके गए थे, जिसमें मेरे अच्छे कैरेक्टर्स होते थे। तो पशु गायत्री जो मैं कह रहा हूँ, वहां पे वो शो हुआ था। तो वहां के जो इस्माइल जी के असिस्टेंट थे वो भी आए थे। जी तो उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा उनको। तो एक कुछ डबल रोल निकला था। जी अब जो नया सीखने वाला है, जो सीख रहा है नाटक, फिल्मों का तो हम सोच ही नहीं सकते, तो मध्यम वर्गीय थे वहां जाना। और इवन हमारे पेरेंट्स को भी इतना पसंद नहीं था कि फिल्मों में जाना। उस वक्त ऐसा कुछ खास नहीं होता था, ऐसा यार क्या कुछ नहीं कर रहा है, वो फिल्मों में जाएगा यार, ऐसा था। अब मेरे तो पंख लग गए। जी जी तो माधु जी, मैंने प्रोग्राम कि उस शूट के लिए मैंने एग्जाम छोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ। जी बिल्कुल। अभी अब मेरी क्या दशा हुई होगी। मेरी तो पूरी इच्छा, जी मेरा परिवार, मेरे फादर मदर सब विरोध में कि तुम एग्जाम छोड़ के जाते। और मैंने एग्जाम ड्रॉप कर दिया और आई रन अवे फॉर द शूटिंग। शूट। और लकीली वो शूट हुआ। और पहली फिल्म किसी आर्टिस्ट की और डबल रोल। डबल। तो उस वक्त, अभी तो खैर मोबाइल वगैरह टीवी में हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं, लोगों के लिए एक्टर से मिल भी लेते हैं, कैसे तकनीक होती है बैकग्राउंड में हम देख भी लेते हैं। लेकिन उस वक्त इतना क्रेज होता था बच्चों में जी कि पर्दे पे आना खुद का, ये तो बहुत वो हो जाता है। जी बचपन में हम एक लेंस लेके और पीछे से कहीं से फिल्म की वो कटिंग लाते थे और फिर बड़े पर्दे पे हमको देखते थे हमारे नेगेटिव। जी
फिर आखिर साहब मैं गया वहां पे, चांस मिला और फिल्म रिलीज हुई और लव 86 हिट थी। हिट थी। और उस वक्त नए थे हम भी, यंगस्टर्स में काफी, यहाँ पे मैं भी फेमस हो गया। जी उसी दरमियान में ये 1986 में रिलीज हुई थी फरवरी में, जी और उसी दरमियान में ये अपना उत्सव चलता था। उसमें पशु गायत्री नाटक का हमारा रोज प्रदर्शन होता था। जी एक बार तो वहाँ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी डायरेक्ट आ गए थे जी। बगैर किसी प्रोटोकॉल के नाटक देखने। क्या बात है। और इस तरह कई जगह जगह शो होते थे 1 महीने तक, तो वो भी टीवी पे आता था। नया नया टीवी यहाँ लगा था 1984 में, उदयपुर में भी आ गया था। जी तो वो हमेशा मैं टीवी में आता उस नाटक के जरिए जी अपना उत्सव में, और इधर फिल्म रिलीज हुई। तो यहाँ छोटा शहर है उदयपुर, तो जल्दी एकदम फेमस हो गए, फेमस हो गए। जैसे हम कोई स्टार हो। लेकिन ऐसा कुछ काम बड़ा नहीं था, जी लेकिन घर घर में टीवी नया नया आया था, तो टीवी भी सभी लोग देखते थे। जी तो पूरे उदयपुर जहाँ जहाँ टीवी था सब लोग मुझे देखते। ऑटो वाले हम कहीं जाते तो मेरे को फ्री में ले जाते, सैलून जाता मेरे बाल फ्री में काट देते। अभी भी मेरे दोस्त हैं काफी लोगों, तो वो एक अलग क्रेज था। जी फिर वहाँ हमारे समाज के ही हैं जी विश्वेश्वर जी शर्मा, वो काफी बड़े वहाँ पे कवि और गीतकार रहे हैं। जी उनके साथ भी मैं काफी उन लोगों ने मिलाया था हमको। जी तो उनके सानिध्य में मुझे अच्छा लगता था, बड़ा जी फ्रेंडली वो व्यवहार करते थे। बहुत विद्वान पुरुष थे, बहुत बड़े उम्र में मेरे पिता समान थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ये आ तो गए हो लेकिन तुम कर भी रहे हो, लेकिन कुछ पढ़े करके फिर आओ अपना। और मैंने जब वहां महसूस किया, जी जब कृष्णकांत जी के माध्यम से मैं जब वहां फिल्मों में गया, जी तो खाली वहां एक्टिंग ही काफी नहीं थी। वो वहां पे तकनीकी आपको ज्ञान होना चाहिए, डबिंग होती है, एडिटिंग होती है, हाउ टू फेस कैमरा। तो थिएटर में क्या फ्रीलांसिंग होती है स्टेज में, वो एक जी अलग विधा है, क्योंकि वो भी एक बार में जो बोल दिया वो बोल दिया। जी लेकिन ये भी एक सरल विधा नहीं है। कैमरे के सामने अभिनय करना एक सीमित जगह, जहाँ पर टाइट क्लोज है, तो आपको बहुत, आप मिलीमीटर्स में घूम सकते हो। जी तो ऐसे कंपल्शंस और ऐसे फ्रीज मोमेंट में भी आपको अभिनय करना एक अलग विधा है। जी तो मैं वापिस आ गया था लव 86 के बाद में। फिर मैंने कॉलेज पूरा किया और फिर वापस गया था। तो फिर ये मेरे वापस पहली वो कैसे फिल्मों में आया ये बता रहा हूँ मैं। फिर तो बहुत। कृष्णकांत जी के मतलब से आया था। जी तो जिंदगी पर फिर मेरे वो गाइडेंस, वो आज भी मुझे गाइड करते हैं। जी और कभी जब जब भी ऐसा मौका होता है कि जब मेरे लायक कोई चरित्र होता है, जी तो उनके वो जरूर मुझे अवसर देते हैं। और वो या उदयपुर से, राजस्थान से कई लोगों को उन्होंने अवसर दिए। जी मुंबई में भी कई लोगों को उन्होंने अवसर दिए हैं। जी तो मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जिस एज में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो विदाउट स्ट्रगलिंग नाटक के माध्यम से जी पशु गायत्री देखने के बाद, तो जी मुझे ये डबल रोल पहली बार पहली फिल्म में मिला। ये तो बहुत आपका भाग्यशाली समझ। आपकी अपनी प्रतिभा और कृष्णकांत जी का स्नेह और उनका मार्गदर्शन, आपको आपके दोनों चीज़ों की वजह से ही आपको फिल्मों में आप रुक पाए और आपको आपने इतनी सारी फिल्में की। और ना केवल आपने फिल्में की, वहीं पर आप नहीं रुके। मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया। जी जी। तो मैं अगली क्लिप अपने दर्शकों के लिए वही प्ले करना चाहती हूँ कि किस तरह से कौन कौन से आपने टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। कुंती निवास में आया एक मेहमान,
चाचा जी कौओं के सिर ढके हुए रहना चाहिए। जो कर रहा है सबको परेशान। खाना हाजिर हो। जाके चाचा जी से बोल दो हमसे ये सब ना हो पाएगा। ये भगवान नहीं शैतान है। काम कीजिए। वो दामाद जी को जेवर देने थे ना पॉलिश करने के लिए, वो मैं बैंक से ले आई हूँ, कह देना उसे। ईश्वर तो तन मन धरा कण जल वायु आकाश सर्वव्याप्त है एवं उनकी प्रार्थना भक्ति साधना पर समस्त मानव जाति का समान अधिकार है। ईश्वर तो हर जगह है और उसकी पूजा का सबको समान अधिकार है। हाँ यही कह रही है दीदी। प्रार्थना ईश्वर की मंगलमयी कर्ण प्रिय लंब लंब कंठ स्वर सुधा प्रारंभ करे। भजन शुरू करे कह रही है दीदी। नहीं नहीं कह रहे हैं चाचा जी। वाह बहुत ही सुंदर आपका कैरेक्टर इसमें लग रहा है। तो फिल्मों के अलावा दूरदर्शन टीवी और डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने बहुत सारी की हैं। किस तरह से आप दूरदर्शन में आए या ये डॉक्यूमेंट्रीज कौन कौन सी आपने बनाई, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। हाँ ये सीरियल एक था पहले, बोल भाई बोल जी। उसके उसमें किया, एक किया था संजोग, वो संजोग रिलीज नहीं हो पाया था। और ये जो हम अभी देख रहे थे क्या हाल मिस्टर पांचाल, ये 2018 में किया था जी। ये मेरा काफी पसंदीदा कैरेक्टर था जी, क्योंकि इसमें जो हम सनातनी परंपराएं, हमारी जो पुरानी परंपराएं, उसका क्या उसका महत्वपूर्ण क्या सिग्निफिकेंस हमारे में है। ये एक घर में 5 बहुएं होती है एक आदमी के, कॉमेडी होती वो, पूरा सीरियल कॉमेडी बच्चों को बड़ा पसंद आता था जी। तो ये कैरेक्टर चाचा जी जाकर वो सबको सुधारते हैं जी। वहाँ कंफ्यूजन होता है कि इनके हैं या ये दूल्हे के हैं या दुल्हन के हैं जी। दोनों समझते कि एक दूसरे के इस तरह से 10-15 दिन रह के सबको सुधार के चले जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि चाचा जी थोड़ा सा मेंटली बीमार था। ओह ओके। एकदम बड़ा इमोशनल टच होता है जी जी। तो ये बड़ा किरदार मेरे को बड़ा पसंद आया, बड़ा हिट हुआ था। जब मैं रास्ते में निकलता था ये इसके बाद तो बच्चे पास आके खड़े ऑटोग्राफ लेते, फोटो खिंचवाते। ये विपुल शाह जी और केदार शिंदे जी का इनका डायरेक्शन था जी। और जयती पंड्या ये कृष्णकांत जी की डॉटर हैं, ये वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है अभी क्रिएटिव डायरेक्शन में जी। और कई लोगों के साथ कर रही है। तो उनके थ्रू मुझे ये चांस मिला और मैंने ऑडिशन दिया था जी। और ये कैरेक्टर मिला, मुझे काफी पसंद आता है। मुझे लगता है इसके बाद तो आप जहाँ से निकलते होंगे लोग आपको चाचा जी संबोधित करते होंगे। जी हाँ, नहीं चाचा जी के अलावा इसके अंदर एक साउंड था ये मैंने जो हर लोगों को भी डांटता था, किसी को डांटना हो, थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ा एरोगेंट या चिढ़ता है तो ऐसा करता है। ये बच्चे मेरे से बार बार करवाते थे। और एक सीरियल हमारा और था इसका, ये गुड़ी गुड़ी लाल लगा जी। हाँ, इसी तरह शकार का भी हमारे जयपुर दूरदर्शन से पूरा इसका सीरियल बना था, उस प्ले का जी। वो भी रिलीज हुआ था जी। और एक स्वतंत्रता सेनानियों पर सीरियल बना था दिल्ली दूरदर्शन का जी। तो उसमें भी मैंने मोतीलाल तेजा जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे उसका रोल किया था जी। और वीरेंद्र सिंह पथिक जी वो भी जो आजादी के पहले जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी था उसका मैंने कैरेक्टर किया था जी। हालांकि उस वक्त मैं यंग था लेकिन तो भी वो मेकअप करके मैंने तेजावत जी का रोल किया था उसके अंदर
जी तो वो भी अच्छा रहा था। जी जी जी। ऐसे कई सीरियल्स किए हैं मैं। और डॉक्यूमेंट्रीज जो है जी महाराणा संग्राम सिंह मैंने की, और एक ये दो बूंद जीवन, जी जो यहीं के एक बहुत प्रसिद्ध प्रदीप कुमावत उन्होंने डायरेक्ट की थी। जब ये अपने पोलियो का जब टीके लगते हैं, दो बूंद जीवन बच्चों को लगाते जी थे, जी जी तो उसको जागृत करने के लिए एक फिल्म बनी थी जो मनोरंजन भी रखती थी और अंधविश्वास को भी खत्म करती थी, और लोग प्रेरित होते थे कि ये पोलियो की दवा पिलाई जाए। पिलाई जाए। तो वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। जी तो ये इस तरह कार्यक्रम एक संग्राम सिंह में, क्योंकि सहेलियों की बाड़ी हमारे उदयपुर में है, जी वो कैसे बनी, किस राजा ने बनवाई, किस कारण से बनवाई, उसके ऊपर ऐसे ही आर्टी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी महाराणा संग्राम सिंह, उसमें मैंने ये रोल किया था। वाह। फिर अभी एक और ये भील का, ये महाराणा कुंभा के साथ में थे, महाराणा प्रताप के साथ में, उसमें उदय सिंह का रोल किया था। वो यहाँ के लोकेश पालीवाल है, के साथ मैंने वो किया है। एक शॉर्ट मूवी भी की थी तर्पण, जी गोपाल बाबिल के साथ, वो अब रिलीज होने वाली है, वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा। और एक फिल्म और आ रही है, शाही फ्यूनरल, अरे वो वाह। जल्दी इस साल आ जाएगी। अच्छा, उसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर किया है। ये फीचर फिल्म है कि हमारे डॉक्यूमेंट्रीज? नहीं, वो फिल्म है, फिल्म है दोनों। जी शाही फ्यूनरल फिल्म है, जी जो हमारे यहाँ के एक स्थानीय हमारे साथी हैं, हमारे ग्रुप के थिएटर के, जी लोकेश पालीवाल है, जी और इसमें हमारे राजस्थान के काफी कलाकार हैं, बॉम्बे से भी आए हैं। जी तो ये बहुत जल्दी रिलीज, ये अभी डबिंग स्टेज पर है, तो ये भी रिलीज होने वाली है। जी। जब भी ये दोनों मूवीज रिलीज हों आपकी तो बताइएगा, हम जरूर देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल मूवीज को। बिल्कुल, और जरूर। जी, और इसी के साथ मैं एक बार फिर से हमारे साथ फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जेठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रमिला शरद व्यास जी, कृष्णकांत पंड्या जी, गीता शर्मा जी, सोमशेखर व्यास जी, कुमार जोशी, निशा दीक्षित, आशा दुआ जी, कुमार जोशी जी, कन्हैया भट्ट जी, आरोग्य शेखर जी, दीपिका द्विवेदी दीप जी, नीता जोशी जी, चित्रा व्यास जी, जैमिनी पंड्या जी, डॉक्टर तारा दीक्षित जी, शकुंतला शर्मा जी, अन्नदा पाटनी जी। अन्नदा पाटनी जी एक बहुत बड़ी साहित्यकारा है, यहाँ अमेरिका से हमारे साथ। आपको प्रणाम। प्रणाम आपको। हेमांग दीक्षित जी, दुर्गेश ओडिचिया जी, नैना जोशी जी, देवेश भट्ट जी, तमाम श्रोताओं का, तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत गुरमोहर के इस साक्षात्कार की श्रृंखला में, और सभी का हार्दिक आभार। और चलिए, हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा था, आज समय की कमी होने वाली है, तो मैं विलंब ना करके श्रोताओं को आपके एक अन्य रूप से परिचित कराना चाहती हूँ। और चलिए पहले एक छोटी सी क्लिप मैं शेयर करती हूँ। ठीक है। मेरे इश्क से मिली है तेरे वजूद को इशारत, तेरा जिक्र भी नहीं था इस दास्तान से गुलशन के फूलों की तरह क्यों महक रहे हो। हम आएंगे परसों अभी से
आपका एक और रूप है जो हाँ मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रही थी। आप जी प्रोग्राम्स भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, आपकी एल्बम भी बनी है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, और हम चाहते हैं कि आप अब आपका कोई मनपसंद गाना भी हम आप जी जी। जी। मधु जी, ये देखा जाए तो मैं सिंगर तो नहीं हूँ, आप तो लेकिन इतना अच्छा थिएटर है। ये गॉड गिफ्ट है। जी संगीत की विद्या मैंने ग्रहण नहीं कर सका, थोड़ी बेसिक की है प्राइमरी तक, जी ज्यादा नहीं कर सका, इसका मुझे अफसोस है। ये दर्शकों ने मुझे एक्चुअली ये इस फील्ड में डाला है। जी हुआ ये था कि ये नाटक में करता था काफी सालों से, तो नाटकों में बीच बीच में गीत जरूरी होते हैं। जी अब चूंकि हम यहाँ पे एमेच्योर थिएटर करते थे, तो प्रोफेशनल हम किसी सिंगर को नहीं बुला सकते थे, जी तो हम लोग ही मिलके गा बजाना और म्यूजिक करना, ये छोटा मोटा हम ही लाइव करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथी कहने लगे अच्छा गा रहे हो, या कभी डायरेक्टर कहते कि ठीक ये वाला तुम गाओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, शकार के काफी गाने मैंने गाए थे। तो ऐसे से धीरे धीरे गाने का शौक होता गया, लोगों ने कहा नहीं अच्छा गा रहे हो, तो फिर थोड़ा सीखते गए। बाकी सिंगर में नहीं हूँ, पर किए हैं एल्बम वगैरह, लोग पसंद करते हैं। और वैसे आपको बता दूं, सिंगर ये गाना जो है, ये हमारी 3-5 जनों की टीम है। जी हेमंत मेनारिया है, शिवराज सोनवाल है, कपिल पालीवाल है, मैं हूँ, और ये सब मिलके हम लोग एक गाने लिखते हैं। हेमंत जी लिखते हैं, कभी कपिल जी लिखते हैं, जी और हम ही लोग लिखते हैं, हम ही लोग कंपोज करते हैं, और फिर इस तरह से, और पीछे जो बजा रहे हैं वो भी हमारी साथी हैं। जी तो एक तरह से नॉट लाइक बैंड, पर हम लोग थिएटर के लोग हैं, लेकिन ये सारी चीजें करते हैं। तो अरे अब वाह तो हमारे प्रोफेशनल भी शो इस तरह के होते हैं, जी अल्फाज और आवाज करके, ऐसे कपिल जी वगैरह काफी शो करते हैं। जी तो हम लोग पूरी टीम है, तो ये शो क्या ना करते हैं। पीछे लिखा भी था म्यूजिक लवर्स क्लब, जी तो यहाँ उदयपुर में हमारे ऐसे 3-4 म्यूजिक लवर्स क्लब है, सजन क्लब है, उसके भी हम मेंबर हैं। तो गाते हैं, जो नए लोग हैं उनको भी चांस मिलता है, जी बट वी आर नॉट प्रोफेशनली सिंगर। आपको अच्छा लगा, थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने गाया, और हमारे तो तमाम श्रोता जो जुड़े हुए हैं वो आपके गाने की इस क्लिप को देखकर आपसे और गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो कुछ सुनाइए। अभी हमारे जैसे महेश जी, हेमंत जी सब होते हैं, महेश आमेटा वगैरह, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। जी तो अभी हम अल्फाज आवाज में सूफियाना सॉन्ग्स भी गाते हैं, तो जी ये एक अलग हमारा शौक भी हो गया है, और इसके जी शो भी होते हैं। जी लंदन में भी इसके शो किए थे हमने अरे 6 साल। वाह, और आप कहते हैं कि आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं। नहीं, वहां पे भी मैं गया था, फोक जी आर्ट के शो में गया था। जी तो वहाँ एक टेम्पल था, हिंदू टेम्पल था जी राम जी का। जी तो आई थिंक गणेश चतुर्थी वगैरह कुछ थी, तो 2005 की बात है। जी तो वहां पे भजन गा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप राजस्थान से आए, कुछ सुनाओ। जी तो मैंने ये भजन सुनाया। जी तो फिर किसी के वहां कुछ क्या फंक्शन था, किसी के वहां क्या था, किसी के वहां शादी हुई थी, ऐसे करके हम 6-7 प्रोग्राम कर लिए हम लोगों ने वहां पे। जी जी और एक ने तो हमारे वीजा भी एक्सटेंशन करवा के, क्योंकि एक प्रोग्राम 29 को था, मुझे 27 को निकलना था अगस्त में। जी जी उन्होंने 2 दिन वीजा एक्सटेंड करवाए वहीं के लोगों ने, जी लंदन के लोगों ने, और फिर ये प्रोग्राम किए थे। प्रोग्राम किया जी और गाना सुनाने के लिए वैसे सभी साथी नहीं है, पर आपने कहा है तो जरूर सुनाऊंगा। जी आपके जी प्लेटफॉर्म पर मुझे बड़ा मौका मिला है तो। जी और ये गाना भी हम लोगों ने ही लिखा है, तैयार जी किया है, जी हम लोगों ने कंपोज किया है। कपिल पालीवाल, हेमंत मेनारिया, महेश आमेटा, शिवराज, और हम लोग, एक जी अनिल मेनारिया हैं, और जी किसी भी हमारे ग्रुप बड़ा से 10-12 लोगों का। जी मुकेश वैष्णव है। तो मैं सुनाता हूँ अभी, जी ऑर्केस्ट्रा तो नहीं, लेकिन ऐसी कुछ लाइन जी सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल। तुझसे टकर ओ, आ,
दीपक जी, कोई माइक वगैरह है क्या आपके आसपास? उसको निकाल दीजिए आप, ऐसे ही। माइक है? हाँ, क्योंकि आवाज नहीं आ माइक नहीं है, माइक नहीं है, माइक आवाज नहीं नहीं आ है, रही। कुछ आवाज नहीं आ रही माइक ठीक से। जी आवाज, एक मिनट चेक कर। जी, वो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आवाज आ बोल रही रही है? हैं तो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन गाते वक्त नहीं आ रही है कुछ किसी वजह से। एक बार वापिस ट्राई करता हूँ, शायद कुछ उसमें चेक कर लेना। चेक, ये ठीक। एक बार और कोशिश करिए, नहीं है हाँ, कोशिश कर। आज हमारे नसीब में नहीं है आपका गाना। नहीं नहीं नहीं, जी जी। तुझसे निपट कर तेरा लिबास हो जाऊं, तू बने समंदर और मैं प्यासी हो जाऊं। ये आवाज आ रही है? बढ़िया, बहुत अच्छी। सुबह हुई तेरा खत मिला, पढ़ते पढ़ते शाम हुई, शाम को फिर तुझे याद किया, सपनों में फिर सुबह हुई, ऐसे में भला तू ही बता, खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं। प्यार की जंजीर पाँवों में है, इश्कों के बंधन राहों में है, प्यार की जंजीर पाँवों में है, इश्कों के बंधन राहों में है, पहरे समन की निगाहों के हैं, हो रही है तफ्तीशियां, आंखों में है आंसू, बता खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं। आंखों से आंखों में प्यार लिखूं, होठों से होठों पे नाम लिखूं, तू जो कहे तो मेरे जाने जा, नाम तेरे पूरी जिंदगानी लिखूं, हाथों में है मेहंदी, बता खत कैसे लिखूं, खत कैसे लिखूं। इस तरह से 3-4 अंतरे हैं, बहुत तो कभी सुंदर। मौका म्यूजिक के साथ सुनाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर। और हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त जुड़े हुए हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं आपके गाने को। और हमारे साथ इस वक्त वीणा सिन्हा जी जुड़ी हैं, जैमिनी पंड्या जी, ममता जोशी जी जुड़ी हैं, अन्नदा पाटनी जी, शकुंतला शर्मा जी, तारा दीक्षित जी, चित्रा व्यास जी, और ममता जोशी जी, योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैंने कहा था सभी का स्वागत है, सभी नसीब का में स्वागत है। मैंने कहा था कि हमारे नसीब में शायद नहीं है, तो वो लिख रहे हैं हमारा नसीब बहुत अच्छा है। सच में हमारा आपका इतना ये सुंदर सभी लोग ये उदयपुर में सभी प्रेम करते हैं। ये गाने कुछ इतने पॉपुलर हैं मधु जी, जी कि उदयपुर में जगह जगह कई बार हमने ये इस तरह के शो किए हुए हैं। जी वो हमारे रिलेटिव्स में कभी शादी वगैरह होती है, जी एक चांद वाला गाना थी, इस तरह हम ये सब जानते कुछ जुड़े हुए हैं। जी तो सभी श्रोताओं का धन्यवाद, सभी प्रेमी बंधुओं का धन्यवाद। जी। सोमशेखर व्यास जी बहुत पसंद कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम। ये भी कवि हैं। को आपका गाना बहुत अच्छा लगा, वीणा सिन्हा जी को भी, और सभी श्रोता दुर्गेश ओडिचिया जी, किंचित जोशी जी, सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सभी का थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ जो कि आप ने बहुत सारी कठिनाइयों का
जिसके लिए आपने सामना किया और आप पूरी जी जान से इस कार्यक्रम को सजोने में और संवारने में, निखारने में लगे हुए हैं। तो मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी क्लिप प्ले करती हूँ। बहुत सारी क्लिप्स हैं मेरी उस प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही क्लिप उसकी प्ले करूँगी और फिर आपसे ही जानकारी लेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। आपके बायोडेटा में धरोहर का बहुत बार जिक्र आया है। ये क्या है? और आप इसे पिछले 23 सालों से अनवरत रूप से चला रहे हैं। ये डेली शो है, तो किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कभी विदेशों में भी इस लोक कला का प्रदर्शन हुआ है? जी जी। ये मेरी जिंदगी का एक बिल्कुल टर्न था यहाँ पे जी। किसी वजह से कुछ बीमारी की वजह से आई है टू कम बैक टू मुंबई टू उदयपुर। तो सन 2000 में, बिकॉज मैं यहाँ उदयपुर का ही रहने वाला हूँ जी, और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, आपने सुना भी होगा, झीलों की नगरी है। आप नहीं आए तो मोस्ट वेलकम। और जो भी श्रोता देख रहे हैं जो विदेश में है वो भी यहाँ आए। बहुत ही खूबसूरती है उदयपुर जगह। हम लोग यहाँ पैदा हुए इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मातृभूमि को सभी को प्रिय होती ही है, लेकिन वाकई आप यहाँ जो आता है वो यहाँ बसने की सोचता है, ऐसा लग जाता है। तो यहाँ चूंकि ये टूरिस्ट प्लेस है कई सालों से, यही काम है। और ये जो जगह देख रहे हैं इसका नाम है बागोर की हवेली। तो जब ये उस वक्त दूरदर्शन में वो पशु गायत्री नाटक आया करता था और यहाँ की डायरेक्टर नई मिसेस अदिति मेहता, वो IAS थी, वो लगी हुई थी यहाँ पे। उन्होंने मेरा नाटक वहां देखा था दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की कि आप ये वेस्ट जोन कल्चरल ज्वाइन करो। मैं यंग था और ग्रेजुएट किया ही था। तो मेरा बड़ा भाग्य था कि मैं जिस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ उसी में मेरी सर्विस लगी। मेरे बड़े भाई साहब से पहले मेरी सर्विस लगी। जब मैं घर पर आया तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने मेरी मदर को बोला हमारी भाषा में मेरी सर्विस लग गई है, तो हंसने लगी। पढ़ाई तो पूरी की नहीं, तेरे भाई की तो नौकरी लगी नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो मेरी मदर ने, मेरे मामा जी जो उस वक्त कलेक्ट्री में थे, उनको भेजा कि इनका पता करो ये क्या झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्योंकि जो अर्ली एज में सर्विस लगी थी है। तो इस जगह पे ये प्रोग्राम हम नाटक वगैरह जो करते हैं वो आपने यहाँ देखी थे, वो क्लिप पहले भी आपने बताई थी। तो मुझे लगा कि शाम को जब पर्यटक मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं, जिले देख लेते हैं, तो शाम को वो उनका समय काफी 6-7 बजे के बाद जब अंधेरा होने लग जाता है, उसके बाद 10-11 बजे तक क्या करें। उस वक्त तक नाइट टूरिज्म का भी कोई कंसेप्ट था नहीं। तो यहाँ पे उस वक्त निवर्तमान डायरेक्टर थे डॉक्टर विश्वास मेहता, जो अभी केरला में इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कमिश्नर हैं। तो वो यहाँ डायरेक्टर थे। तो उनको मेरी विधा बताई, मैंने कहा मैं यहाँ करना चाहता हूँ। उनको बहुत पसंद आया उनको, और वहाँ जो दूसरे ऑफिसर्स थे सभी को पसंद आया। तो हमने ये धरोहर नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। मेरी संस्था का नाम भी धरोहर संस्थान ही है।
इस प्रोग्राम का नाम भी धरोहर है। और जब फॉर द आर्टिस्ट बाय द आर्टिस्ट इस कंसेप्ट से जब लॉकडाउन में मैंने एक दूसरी जगह शुरू किया, उसका नाम है लोक धरोहर। और मेरी डॉटर ने डीफा यानी धरोहर इंस्टीट्यूट ऑफ फोक आर्ट। आवाज आ रही मधुरी मेरी? एक मिनट, क्या दिशा? हाँ? एक मिनट। मधु जी आवाज आई मेरी? अब उनकी नहीं आ रही। मधु जी आवाज आई मेरी? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल अच्छे से। भी आने लगी है, कुछ तकनीकी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। नहीं, मैं तो म्यूट थी इसलिए नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी अब आ रही है। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि टूरिस्ट के लिए शाम को कुछ किया जाए। जी। कोई आइडिया काफी पसंद आया, तो हमने वहाँ पे गांवों में जो आसपास के कलाकार रहते थे, क्योंकि मैं इसी फील्ड से नाटक के क्षेत्र में था, और पशु गायत्री में मेरे साथ पूरे भील आदिवासी जुड़े हुए थे। जी। तो सबसे बड़ी कठिन बात ये थी कि ग्रामीण लोग वहां से कलाकारों को यहाँ शहर में कैसे लाया जाए। तो मेरा एक पुराना घर है यहाँ पे, जी। तो वहां पे हम आर्टिस्ट को लाते हैं, धीरे धीरे उनको तैयार किया कि लोक कला में बहुत दम है, कि हमारी संस्कृति छिपी हुई है, जी। हमारा इतिहास, और हम अपने आप को उसके अंदर झांक कर देख सकते हैं। एक तरह से दैट इज आवर मिरर। तो चूंकि मैं नाट्य विधा में जब पशु गायत्री के माध्यम से लोक कला में जुड़ा, जी। और जब ये मेहता सेंटर में ये कार्य करने का मौका दिया, जी। यहाँ पे उदयपुर में बहुत बड़ा एक शिल्प ग्राम है, और 52 एकड़ में फैला हुआ है। चारों राज्यों की, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, सभी की एक एक हट बनी हुई है। जी। तो हम लोगों ने वो जब कार्य करते हुए विभिन्न राज्यों में जाते, वहां की संस्कृति का दर्शन करते, वहां से यूटेंसिल्स लाते, कभी कभी पूरा घर उठा के लाते, और यहाँ उसको उन अदिति मेहता जी के गाइडेंस में जी। विविध संस्कृति से मेरा मिलना हुआ। जी। लगभग भारत की सभी लोक कलाओं से मेरा थोड़ा परिचय हुआ। अब इसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने इसको एग्जिबिट करने की सोची। तो धरोहर, ये बागोर के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे जी कला से जुड़ने का, और लोक कला को आगे पहुंचाने का। तो इस 23 साल के अंदर शुरुआत में काफी परेशानी आई थी। सबसे पहले तो बड़ी परेशानी होती है फाइनेंस की, तो जैसे तैसे करके हिम्मत करके, उस वक्त जंग थे, मेरी वाइफ ने भी मुझे हेल्प की, मेरे ब्रदर्स परिवार ने हेल्प की फाइनेंशियली। जैसे तैसे करके हमने ये कलाकारों को यहाँ उदयपुर में बुलाया, और उदयपुर में बुलाने के बाद उनको ट्रेन किया। कोई बाली से आते हैं, कोई अपने पास कविता गांव से आते हैं, तो कोई कोई तो बहुत दूर से भी आते थे। जी। तो उनके अभी भी मेरे घर पर ही रहते हैं कुछ काफी लोग, जी। कुछ लोकल थे। तो इस तरीके से पूरा एक शो तैयार किया गया, एंड दैट इज नोन एज धरो। तो शुरुआत में 2-3 लोग आते, कभी कभी शो भी नहीं होता, लेकिन वो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर की काफी हेल्प मिली। साल भर तक उन्होंने हमको सपोर्ट करके इसको चलने दिया। जी। और ईयर, जबकि उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं थे, कि सन 2000 की बात है ये। जी। 2004 के बाद जब यह मोबाइल आए, जब इंटरनेट आया, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आने लगे, माउथ पब्लिसिटी से जब विदेशी आते, तो विदेशों में ये चीज प्रसिद्ध होने लगी। मुझे खुद को पता नहीं था। 4-5 साल बाद किसी ने आप फेसबुक पे हैं क्या? मैं कहा क्या होता है? तो आप ये हैं। जी। मैंने अपना आप करते हुए देखा, हमारा प्रोग्राम देखा,
तो धीरे धीरे ये लगभग इसको 30 लाख लोग देख चुके हैं जी साल के अंदर। जी और यहाँ से कम 14 एंकर्स यहाँ से निकल चुके हैं जो अपने अपनी जगह के बहुत विदेशों में यहाँ पे आरजे बने हुए हैं। कोई कहाँ एंकरिंग कर रहा है, कोई दिल्ली में है, जी अब न्यूजीलैंड में है, और ये बेल्जियम में है मेरी भतीजी, जी तो मेरी बेटी। तो कई लोग यहाँ पे अनाउंसर यहाँ से निकले, एंकर्स निकले, कलाकार निकले। कलाकार यहाँ से ब्राजील जाके आए, एडिनबरा में हमने 2 शो किए, जी पपीटेल गया, और उसके बाद स्विट्जरलैंड में हमारा प्रोग्राम हुआ, जी मॉरिशस में हुआ। और इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में हमको काफी तकलीफ हुई। जी करीब 18 महीने तक प्रोग्राम बिल्कुल बंद रहा था, शट डाउन 18 मंथ्स तक। तो पहली बार जो शुरुआत में तकलीफें हुई वो तो झेल ली। अब 18 महीने तक क्या किया जाए? 25 लोगों का स्टाफ, हम लोग खुद परिवार के, और चूंकि राजस्थान के दूसरे आर्टिस्ट भी हमसे जुड़ जाते हैं, जी तो काफी हमने सहायता मांगी लेकिन नहीं हो पाई थी। जी तो जैसे तैसे हम लोगों ने मिलकर ही के काम तो किया कि धैर्य से जो कुछ खाने पीने का था आपस में वो करके वो किया। हमारे पुराने घर में जो मेरा वहाँ मेरे आर्टिस्ट रहते थे, और इस तरह से जीवन यापन 18 महीने निकले कैसे, कहीं से सहायता नहीं मिली। और फिर हमने यहाँ पे एक पास में जगह वहाँ लोक धरोहर नाम से प्रोग्राम, जी गवर्नमेंट के जरिए परफॉर्म नहीं कर सकते, प्राइवेट तो कर सकेंगे। जी तो वहाँ एक शुरू किया, फॉर द आर्टिस्ट बाय द आर्टिस्ट। बात है। वो भी हमारी धरोहर संस्था ने शुरू किया। धरोहर इंस्टीट्यूट के माध्यम से, डीपा के माध्यम से मेरी डॉटर ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। ऑनलाइन म्यूजिक, फोक म्यूजिक, ऑनलाइन तेरा ताल डांस, ऑनलाइन घूमर डांस, ताकि लोगों को जो लॉकडाउन में थोड़ा फ्री है वो व्यस्त भी रहेंगे, राजस्थानी संस्कृति को सीखेंगे, लोक नृत्य सीखेंगे, कलाकारों को हमारे आंशिक फायदा मिल जाएगा। फायदा मिल जाए। लेकिन अभी कठिन समय था कोरोना का सभी के लिए हर तरह, लेकिन एक जो अच्छी बात हुई कि उस वक्त ये जो आभासी पटल हम लोगों को मिले, उनके माध्यम से हम इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए, और पूरा विश्व जैसे तो एक परिवार जैसा बन गया है। अब सभी को कुछ भी जानकारी लेना इतना आसान हो गया है किसी के भी बारे में। तो ये एक वरदान भी रहा कोरोना में। तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी तकलीफें इस वक्त इस दौरान तो क्या अब पुनः इस तरह से नियमित रूप से ये शो शुरू हो चुके हैं? नहीं हुआ मैं, अभी यही तो तकलीफ है। अभी संघर्ष ज्यादा अब हम फील कर रहे हैं जी। अभी कलाकार जो हैं, करीब 40-25 कलाकार हम लोग, क्या हुआ कि कोरोना काल में बंद रहा, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमको गवर्नमेंट को हमको 35 लाख रुपए बंद है तो भी देने पड़ेंगे जी। तो वो सिस्टम अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उसके लिए मैं हमारे गवर्नर साहब से मिला हूँ, हमारे मंत्री जी हैं यहाँ के, कल्चरल मिनिस्टर को लिखा है, अर्जुन राम जी मेघवाल, यहाँ लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो लॉकडाउन पीरियड के पैसे कर देंगे मेरे जी। और ये सभी कलाकार शुरू हो जाएंगे फिर से धरोहर को। हम चाहते हैं कम से कम 25 वर्ष सिल्वर जुबली बनाए, लोक संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। जिस प्रशासन से तकलीफ है तो अभी हम जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द हमारी सुनेगी, हमें लोक कलाकारों की सुनेगी, तो शीघ्र ही हम वापिस बागोर की हवेली में हमारा धरोहर फिर से शुरू करेंगे और संसार में लोक संस्कृति को बढ़ाएंगे।
मैं उम्मीद ये करती हूँ दीपक जी कि जल्दी ही अगले कुछ महीनों में आपका धरोहर पुनः शुरू हो, ताकि जब मैं भारत आऊँ तो जरूर आपके धरोहर शो देखने के लिए आऊँगी। आप तो मैं तो ज्यादा बेस्ट विशेष इस धरोहर के लिए मिले, अच्छा है। बिल्कुल यही शुभकामनाएं मैं करती हूँ अभी आपके। जो संघर्ष संस्कृति से लड़ने का है, जो जी हमारा उद्देश्य है, लोक संस्कृति को बचाया जाए, जी, निश्चित रूप। ऐसा फील दुख होता है कि अ, बाड़ी खेत को खा रही है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जी लेकिन उम्मीद है कि हमारे जो सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सांस्कृतिक मंत्री हैं, जी जी वो सुनेंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे और जगह कला करेंगे और शुरू कर देंगे। नहीं, नुक्कड़ में जरूर कुछ होगा, जल्दी अच्छा होगा आप ये धरोहर के लिए। जैसे आपने ड्रामा में भी सुना था, मैंने बीमार होते हुए भी किया। जी अभी भी मुझे नहीं कहना चाहिए, पर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत एक खराब बीमारी होती है, मैं उससे जूझ रहा हूँ। जी फिर भी हम सभी कलाकार और ग्रुप मिलके लोक संस्कृति को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, जी अभी मैं कई हूँ कि कई बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और बाहर से सिटी पैलेस देखते हैं, क्योंकि वो दे कैन नॉट अफोर्ड जी टू सी सिटी पैलेस। इसी तरह से अगर हमारा टिकट भी महंगा हुआ तो बच्चे नहीं देख पाएंगे। जी अगर बिल्कुल। हमारा इसको फैलाना है, जी कम से कम शुल्क में बच्चों को ये चीज दिखाई जाए। जी तो धीरे धीरे तो मैं मिलिट्री और जैसे कारगिल के लोगों के लिए हम मुफ्त शो करते थे, तो मैं चाहूंगा गरीब बच्चों के लिए मैं मुफ्त ये लोक संस्कृति धरोहर चलाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जी 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 जी। तो इस बीच हमारे पटल पर बहुत सारे हमारे श्रोता आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपके इस प्रोग्राम को पुनः को। आशा दुआ जी कह रहे हैं वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड योर ड्रीम्स कम ट्रू। चिन्मय दीक्षित जी कह रहे हैं सरकार तो सुन रही है, बीच के अफसर लोग प्रदूषित हैं। कृष्णकांत पंड्या जी कह रहे हैं धरोहर जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के धरोहर स्वयं दीपक दीक्षित जी हैं। एक अंकुर को वट वृक्ष बनाना कितना कठिन है, ये दीपक जी जैसे माली ही समझ सकते हैं। और जो अभी प्रशासनिक दुविधा से जूझ रहे हैं, करीब 22 वर्ष के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। यशु दीक्षित जी कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। निश्चित रूप से जर्मिनेशन पंड्या जी कह रही हैं सरकार को सुनना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं आपके इस पटल के लिए। और मीना भट्टी जी कह रहे हैं कि धरोहर नाम की छोटी बिंदी थी उदयपुर में, पूरा चांद तो आपने बनाया है दुनिया में, आपकी मेहनत लफ्ज़ों से बयां नहीं हो सकती। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार सुनेगी और आपका ये शो फिर से शुरू होगा। समय बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं जल्दी से आपसे 2 और प्रश्न करना चाहती हूँ, और आप जितना संक्षिप्त में हो सके उसका आप उत्तर दीजिए। अभिनय और लोक कला की लंबी यात्रा के दौरान क्या आपको इसके अलावा कोई पुरस्कार या अवार्ड भी प्राप्त हुआ है? तो और आपके परिवार की क्या भूमिका रही, किस तरह के सहयोग और प्रोत्साहन आपको मिला? ये तो अभी आपने बताया मुझे कि आपका परिवार इस पूरे समय में जो कठिनाई से भरा हुआ समय था, आपका उनके सहयोग के बगैर शायद आप अभी तक सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो आप संक्षिप्त में कुछ बताएं। ये नहीं चल सकता, इसका बहुत शॉर्ट में बताना। मेरी पत्नी मेरे बच्चे तो हैं ही, इसके अलावा मेरे ब्रदर, वो शुरुआत में, अब क्योंकि हर चीज के लिए शुल्क लगता है, मेरे बड़े भाई वो टिकट्स पे बैठते थे, मेरी वाइफ मैनेजमेंट संभालती थी।
और मेरी डॉटर है, वो शी यूज टू एंकर, वो एंकर, इस तरह से हम बचा बचा के हमने इस लोक कला को आगे बढ़ाया। जी और ये नाटकों में, अभिनय में, हालांकि के बगैर ये संभव ही नहीं होता। हालांकि मेरी मदर को पसंद नहीं था कि अभिनय वगैरह ये क्या है, इससे थोड़ी कमाई होगी, लेकिन जब ये फिल्मों में आने लगा, टीवी में आने लगा, तब उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। और उस वक्त में बॉम्बे जाके निवास करना, तो अगर ये जेमिनी जी वगैरह नहीं तो मैं शायद आपको रीच टू दिस लेवल, जी वहां जाके करना, तो आदर्श ही खत्म हो गया, अपना प्रियजन वहां कोई है। जी कृष्णकांत जी की गाइडेंस नॉट ओनली इन द आपके व्यक्तिगत में जो आपकी जो कमियां हैं वो भी उन्होंने दूर की। बचपन से मेरे गाइडेंस रहे हैं, और मेरे फादर ने भी उनको जिम्मा सौंप दिया था, भाई अब आप ले जाओ, आपके साथ हैं। जी तो पूरे सहयोग है। और अवार्ड की जहाँ बात है, तो मैंने बताया था नाटक में अवार्ड मिले 1985 में, जी मुझे यहाँ पे 83 में एक सीरीज अवार्ड मिला था, फिर स्वामीनारायण अवार्ड मुझे मिला था। जी और इस धरोहर के लिए मुझे एक लोकजन यहाँ पे संस्थान है, उसके लिए मुझे सामर साहब के नाम से यहाँ पे लोकजन पुरस्कार, लोक संस्कृति बचाने के लिए वो मिला है। जी 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 इस सिस्टम का यहाँ अवार्ड का आप जानते हैं क्या कहना है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आएगी। मैं और मेरे मित्र दोनों पशु गायत्री जो मैं आपको बताया उसमें गए थे। जी अब जब मैं हूँ तो मेरे तो पूरे कॉलेज में एब्सेंट लग के मुझे तो निकाला जाता है, जी वो उनको और मिलता है उसी चीज, सेम चीज की। तो कभी ऐसी समस्या आ जाती है, अवार्ड के लिए मैंने कभी प्रयत्न किए नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ कि पहले तो ये धरोहर बचा लूं, जी फिर अवार्ड के जी पहले अपने आप चलूं मैं। तो मिलेंगे अवार्ड, तो नहीं, सबसे बड़ा लोक कला बचे, ज्यादा से ज्यादा इसको रखें, और ये जीवंत रहे, उसमें ज्यादा से ज्यादा रीच कर सकते। जी जी मेरी अपेक्षा। जी लेकिन अपना सिस्टम में क्या है कि टेंडर सिस्टम होता है, उसमें पैसे बढ़ते जाते हैं, तो लोक संस्कृति इतनी बढ़ नहीं सकती। जी तो जितना अच्छा प्रस्तुत करना चाहेंगे, हमको आर्थिक जरूरत होगी, लेकिन टेंडर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है और जो तरीके हैं किसी भी उसको पाने के लिए, वो उनमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं और होने चाहिए। आपको अपने अतीत से कोई मलाल या भविष्य की कोई अभिलाषा आज की युवा पीढ़ी को जो अभिनय के क्षेत्र में आना चाहती हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मलाल तो वैसे नहीं है अब तो, लेकिन एक जरूर होता है कि जो थिएटर में होता है जी उसकी एक इच्छा जरूर होती है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो जाए और वहां पढ़े। जी तो अब मेरे साथ ये जरूर मलाल रहता कि मेरा वहां नहीं हुआ। जी इंटरव्यू बढ़ा हुआ था, रिटर्न भी बढ़ा हुआ था, पर चूंकि मैं उस वक्त वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में मैं एम्प्लॉय बन चुका था, तो सब कुछ होते हुए भी मेरे को सीखना चाहता था नाटक में काफी कुछ आगे। जी लेकिन इसलिए एडमिशन नहीं मिला कि क्योंकि वहाँ बहुत कम सीट होती है कि आप ऑलरेडी आर इन जॉब, तो प्लीज डोंट डिस्क्लोज दिस सीट। जी तो ये मैं बता देता कि काश मैं एनएसडी कर चुका होता। जी जी देखिए, तो अभिलाषा तो मैंने भी एक दो जगह पहले भी कहीं बोला हुआ मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग करते हो, आइदर ऑन स्टेज और फिल्म। कभी मेरी डेथ हो, सबको होनी है, तो मैं स्टेज पे सो जाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा जरूर रहती है। ये है कि धरोहर की सिल्वर जुबली में कर लूं बस। जी 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 मैं तो नहीं कहूँगी कि आपकी अभिलाषा जल्दी पूरी हो, आप अभिनय में खूब चमके, लेकिन ये अभिलाषा अभी पूरी हो लेकिन जल्दी पूरी ना हो। हमारी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश?
संदेश तो हम क्या लेंगे, लेकिन ये जो इतने अभी तक का जो अनुभव है उस हिसाब से ये कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी जी और क्योंकि शॉर्टकट में बहुत भाग्यशाली कम होते हैं, सब जैसे नहीं होते पहली फिल्म डबल रोल मिल जाएगी जी तो एक तो पूरा कंप्लीटली सीख लें, जो भी अपन सीख एक्सपेरिमेंट हो, हालांकि ये संभव नहीं है थिएटर और में जी क्योंकि थिएटर ऐसा एक विराट समंदर है, जैसे आपने भी कहा था शुरू में कहा विधा इतनी विशाल है कि हम पूरा हमारा जीवन को छोटा सा इसके अंदर एक अनुभव लेके जा सकता है। लेकिन ये जितना अनुभव ज्यादा हो सके वो सीखें, उसमें निपुणता हासिल करें और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तो असफल भी होंगे लेकिन मजा जरूर आएगा, आपको संतोष मिलेगा कि हाँ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। जी तो जब मरेंगे तो भी सुकून से मरेंगे कि नहीं जितना कर सकते हमने पूरा प्रयत्न किया। जी तो आशा मत छोड़ो, कोशिश करते रहो और ये जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिल रास्ते में चलना ही मंजिल, पर मंजिल को हम उम्मीद बना लेंगे तो फिर सफर थोड़ा कठिन हो जाता है। जी तो इसलिए अभी भी आपको निराश नहीं लग रहा हूँगा। जी मेरा कलाकार मेरे साथ है, मेरे प्रियजन उदयपुर मेरे साथ है, तो यहाँ नहीं हम तो कहीं सड़क पे भी धरोहर करेंगे तो हम तो चला लेंगे। जी जी वही कहते हैं गीता का जो उपदेश है, कर्तव्य माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन, बिल्कुल जी, सही बात। अपना काम करते रहिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ। फल तो एक दिन मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। वो कहते हैं ना कि अब कर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा। तो चलिए, बहुत सुंदर आपसे बातचीत रही और जानती हूँ कि लास्ट में थोड़ी सी हड़बड़ी हमें करनी पड़ी है। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता अभी तक जुड़े हुए हैं। कुवैत से संगीता चौबे पांकुरी जी हमारे साथ जुड़ी, अंदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी, मीना भट्ट जी अभी तक हमारे साथ जुड़ी हैं, रश्मि व्यास जी, जैमिनी पंड्या जी, सुषमा जोशी जी, वाणी भट्ट जी, मीना भट्ट जी, तारा दीक्षित जी, चिन्मय दीक्षित जी, शकुंतला शर्मा जी, आशा दुआ जी, भावेश भट्ट जी, भावेश मेहुल जी, सोमशेखर व्यास जी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। और चलिए, आज के कार्यक्रम के लिए हम आज यहीं पर विदा लेते हैं अपने दर्शकों से और अगले सप्ताह एक